हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में आरआरबी जेई में, एसएससी के लिए, आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी एसएससी के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे कि क्या चीज़ है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अर्ग इज यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट फॉर। अब देखिए, अर्ग जो है ये आपने पढ़ा होगा कि किस चीज़ की यूनिट है। तो अर्ग अगर हम बात करें तो अर्ग जो हमारा यूनिट होता है वो होता है हमारा एनर्जी का। किस चीज़ की यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। अब देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? क्या आपको पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है? तो एनर्जी की जो यूनिट हम लिखते हैं वो होती है जूल। क्या होती है? जूल होती है। या फिर आप इसको बोल सकते हो जूल या वाट सेकेंड। वाट सेकेंड। तो देखिए, अर्ग एक तो जो यूनिट है एक इसकी है, एनर्जी की है। एनर्जी की यूनिट अगर आपसे और कोई डिफरेंट पूछे तो क्या होगी? एनर्जी की यूनिट जूल होती है। जूल के अलावा और क्या हो सकती है? अगर हम बात करें तो वाट सेकेंड होती है। ठीक है, ये आपकी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनर्जी जो है, कभी कभी आपसे पूछता है कि क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको याद रखना है कि जो एनर्जी हमारी है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये पूछेगा कि आप बताओ कि जो आपका एक जूल है, एक जूल ये कितने अर्ग के बराबर होता है। तो आपको याद रखना, कभी कभी ऐसे रिलेशंस भी पूछ देते हैं जो आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको याद रखना है कि एक जूल बराबर आपका जो होता है वो 10⁷ अर्ग होता है, 7 अर्ग। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, एम्पियर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ। तो एम्पियर नॉर्मल सा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एम्पियर जो होता है वो किसकी यूनिट होती है? तो आपको बोलना है कि ये करंट की यूनिट, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी जो है करंट का होता है। बी वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, ये भी आपको पता है। ये देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े क्वेश्चन भी कुछ आएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं जो आप बहुत ही यूज करते हो, ऐसा ही उठा के पूछ देगा। चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। और Q बराबर I/T होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताइए इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। तो Q बराबर I/T होता है, तो वहाँ से एम्पियर सेकेंड भी हम लिखते हैं, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन में कूलम्ब ना देकर एम्पियर सेकेंड दिया रहेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी रेजिस्टेंस आप जान ही रहे हो, ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 12.25 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन हाउ मच करंट इन मिली एम्पियर विल बी। अब देखिए, मिली एम्पियर में आपसे करंट पूछ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12.25 इंटू 10⁻16। अब देखिए, आपको रिलेशन पता हो, यहाँ पे आपको देखिए क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, ये जो दिया गया है ये आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं किसी कंडक्टर यानी किसी चालक से 1 सेकेंड में। ठीक है, किसी कंडक्टर या किसी चालक से 1 सेकेंड में इतने कंडक्टर्स पास हो रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कैसे आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो चार्ज होता है, चार्ज आपका Q बराबर होता है E, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो रहे हैं किसी कंडक्टर से, वो क्या होता है? आपका आवेश होता है। वही आपका क्या है? आवेश है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि मान लीजिए कि Q बराबर N/E तब होता है जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो आपके चार्ज हो गए। तो यानी आपका जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे आपको पता है कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना होता है।
आपको ये पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, 12.5 गुणे 10⁻16। ठीक है, तो आपको क्या करना है, Q बराबर N इंटू ये होता है। देखिए फॉर्मूला कैसे आप मैनेज करोगे, Q बराबर N इंटू ई एंड Q बराबर I इंटू टी। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से N इंटू ई बराबर I इंटू टी कर सकते हैं, I इंटू टी। अब आप देखेंगे कि I बराबर आपको मिलेगा N ई बाई टी, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा N ई बाई टी। अब देखिए इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हो एकदम आसानी से, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला मिल गया, आप फॉर्मूले से लगा दो। देखिए फॉर्मूला आपको मिला, क्या मिला, I बराबर N इंटू ई बाई टी। N की वैल्यू आपको पता है 12.25, ठीक है, 12.25 10⁻16 इंटू आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻−19 डिवाइड बाई 1। तो 1 से कोई मतलब नहीं है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻−19 10⁻16, ये आपको 12.25 गुणे 1.6 गुणे ये करेंगे तो 10⁻−3 आपका बचेगा। ठीक है, 10⁻−3 आपका बच जाएगा। तो आप देखेंगे कि आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 12.2 है, ये 1.6 यानी लगभग 1.5। देखिए बस आपको समझना है, लगभग 12 ये है और ये 1.5 है। 12 और 1.5 का आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये लगभग आपका 18 या 19 आएगा। कभी कभी इन चीज़ों को भी समझना है। बाकी अगर देखिए अभी इसमें क्या है कि ऑप्शन में आपको एकदम मतलब कि आसपास आंसर दिया है तो इसलिए आपको करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम पेपर में एकदम ऐसे आसपास नहीं देगा, ऐसे दे दिया 20 दे दिया, 28 दे दिया, 40 दे दिया, 50 दे, ऐसे लंबा लंबा दे देगा। तो लंबा लंबा जब देगा तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा के मार सकते हो कि 12.5 को 1.5 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट आप मार सकते हो। लेकिन जहाँ पे एकदम बिल्कुल एक मतलब कि एकदम पास में दिया हो आपको वहाँ पे ऐसे करना है। तो आप ऐसे करिए, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 19.6 मिली एम्पियर। ये भी देखिए क्योंकि वहाँ 10⁻−3 था ना, उसको हटा दिया, वो मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट रिकॉर्डिंग ओम्स लॉ, यानी इनमें से क्या ओम्स लॉ के नियम में नहीं है। अब देखिए ओम्स लॉ किस चीज़ का फॉलो करता है, जैसे वैक्यूम ट्यूब का क्या फॉलो करता है, नहीं करता है, अभी देखते हैं। कंडक्टर्स का फॉलो करता है कि नहीं, डीसी सर्किट में, हाई वोल्टेज सर्किट। देखिए आपको समझना ओम्स लॉ किस में अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, देखिए कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ फॉलो करता है, डीसी सर्किट में भी फॉलो करता है और आपका हाई वोल्टेज सर्किट में भी फॉलो करता है। फॉलो नहीं करता तो किस में नहीं करता, वैक्यूम ट्यूब्स में क्या करता है, फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ वैक्यूम ट्यूब्स में फॉलो नहीं करता है, यानी निर्वात ट्यूबें जो होती हैं वहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, एक तो यह है नॉन लीनियर सर्किट है, नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर सर्किट है। और जो ओम्स लॉ फॉलो करता है वह सिर्फ लीनियर सर्किट में ही फॉलो करता है, लीनियर सर्किट में ही फॉलो करता है और किसी में फॉलो नहीं करता। ठीक है, दूसरी चीज़, और उसके बाद जो अगर किसी भी मटेरियल का, एक चीज़ याद रखिए, ओम्स लॉ वहाँ फॉलो नहीं होगा अगर किसी भी मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से उसकी कंडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, कंडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, वहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़, जब भी हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ में आपको एक चीज़ होना चाहिए कि जो V/I का रेशियो, यानी कि V/I बराबर जो R होता है वह हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। वो हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है, यानी V/I अगर कांस्टेंट आपको नहीं मिल रहा है तो आप याद रखिए कि आपको वहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस मिलेगा, ना कि स्टैटिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक मतलब जो बदल लेना, स्थिर है, डायनेमिक मतलब जो चेंज होता है।
अगर वो चेंज होता रह रहा है तो वहाँ पे आपको जो मतलब कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ओम्स लॉ फॉलो होने के लिए आपको हमेशा रेजिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप सर्किट बनाओ, ठीक है, ओम्स लॉ जिसे फॉलो करवाना है तो सर्किट आप जब भी बनाओ ये हमेशा क्या होना चाहिए, इस शेप में होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे बन रही है। अगर उसमें कुछ भी वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब आर जो है ये आर है आपका, ये आर चेंज हो रहा है। अगर आर ये चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जो हैं वहाँ पे आपका फॉलो नहीं होता। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, डायोड हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स हो गया, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। ठीक है, इनका जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इन जूल स्टोर्ड बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। स्टोर्ड बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका सर्किट है। सर्किट क्या है? फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन जूल स्टोर्ड बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। अब टर्मिनल ए एंड बी के बीच में जो आपका यानी इनके बीच में जो स्टोर्ड एनर्जी है। अब देखिए कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर के अब सबसे बड़ी चीज़, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज करता है, और जो उसका फॉर्मूला होता है स्टोर्ड एनर्जी का, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। अब आपको वोल्टेज तो इनके बीच का पता है कि नहीं पता है, देख लेते हैं। वोल्टेज आपको 400 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, आपको वोल्टेज ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं, वोल्टेज आपको पता है, सिर्फ सी निकालना है। अब सी जो है वो इक्विवेलेंट आपका नहीं है, उसको इक्विवेलेंट आप निकालिए। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ कैपेसिटर है। कैपेसिटर में ये 6 ओम, ये 6 ओम किस में है? समांतर में जुड़े हुए हैं, यानी पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो कैपेसिटर की आपको प्रॉपर्टी पता है कि कैपेसिटर अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड होगा। अब इस 12 माइक्रोफैरड को हम क्या करेंगे, जो नया सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। ठीक है, नीचे आप वोल्टेज लगा दो। ठीक है, ये आपका 6 है और ये आपका 12 मिल गया, ऐसे सर्किट बनेगा। अब 6 और 12 जो है ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सीरीज के लिए जो कैपेसिटर का फॉर्मूला निकलता है वो हमारे पास होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। अगर दो कैपेसिटर है तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि C इक्विवेलेंट हमारा कितना होगा, C1 C2 यानी 6 × 12 C1 + C2 यानी 18। तो ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 4 × 12 3 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारा 3 4 निकल के आ गया। आपने देख लिया हमारा कितना निकल के आ गया, कितना निकला था? 4 निकला था ना। 6 × 12 / 18, 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12। तो हमारा कितना निकल के आया था? 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड आया था। अब देखिए 4 माइक्रोफैरड आ गया। अब आपको फॉर्मूला भी पता है हाफ सी वी स्क्वायर। अभी देखिए माइक्रो में है तो माइक्रो में है तो इसको भी हम नहीं देख रहे हैं, माइक्रो ही मान के चल रहे हैं। तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या है? 10⁻⁶। तो आप देखेंगे कि हाफ सी की वैल्यू 4 × 10⁻⁶, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 400 है। तो 400 आप निकालेंगे तो 400 × 2 × 400 कर देते हैं। ठीक है, तो 4 चौक को 16, चौक को 64। देखिए तो 1/2 × 64 गुड़े, ये देखिए 4 4 से यानी 10⁻⁴ होगा 64। ये 4 4 मैंने मल्टीप्लाई 10⁻⁶ × 10⁻⁴। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 32, ये 10⁻⁶ 10⁻⁴ कितना होगा? सिर्फ 32 × 10⁻⁻2 कितना बचेगा? 32 × 10⁻⁻2 बराबर नीचे करेंगे 32/100 तो आ जाएगा हमारा 0.32।
0.32 जूल, क्योंकि जूल में पूछा इसलिए मैंने माइक्रो को हटाया। अगर माइक्रो नहीं हटाते तो हमारा माइक्रो जूल में आता, माइक्रो जूल में हमारा आंसर अलग होता। ठीक है, तो हमारा ये जूल में आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट द मटेरियल स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज मेड अप, यानी स्वैम्पिंग के रेजिस्टेंस के लिए हम किस मटेरियल का बनाते हैं। ठीक है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के लिए तो हमारा स्वैम्पिंग जो बनता है वो किस मटेरियल का बनता है, तो आपको याद रखना है कॉपर प्लस मैग्नीन के मिश्र धातु का बनता है, कॉपर और मैग्नीन के मिश्र धातु का बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको देखना है कि अभी स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस ये मतलब ये देखिए किसका बनता है, आपको पता चला कॉपर प्लस मैग्नीन के एलॉय का। ठीक है, एलॉय ऑफ मैग्नीन एंड कॉपर, ओके, उनके मिश्र धातु का बनता है। उसके बाद पूछा जाता है आपसे कि जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है ये किस लिए होता है, तो जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करने के लिए होता है। टेम्परेचर एरर को क्या करता है, यह रिड्यूस करता है। टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करने के लिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का काम क्या है, टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करता है। दूसरा ये किस मटेरियल का बनता है, कॉपर प्लस मैग्नीन का रहेगा, उसका मतलब मिश्र धातु का बना रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आएंगे। और हाँ, आप लोगों के लिए ध्यान से, मैंने अभी क्या है कि मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने अपना सेटअप धीरे धीरे सेट कर रहा हूँ। टैबलेट मंगाया है मैंने, सब कुछ मंगाया है, अच्छे से जब आ जाएगा तो मैं थोड़ा लंबी वीडियो बनाऊँगा, कि छोटे छोटे बस वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।